अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। जी, ये सवाल दिया था पूरा करने के लिए, किया होगा पूरा। चलिए डिस्कस कर लेता हूँ, अगर इसमें कमियाँ रह गई हैं। क्रेडिटर्स कर दिए हुए थे मैंने, और है तो बता रहा हूँ मैं। तो पॉइंट नंबर 5 के अंदर मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं अक्टूबर के 3 लाख। इनमें से आधे फिक्स्ड हैं, बाकी वेरिएबल हैं। तो ये पहले भी 2 सवालों में हम कर चुके हैं। तो जो आधे फिक्स्ड हैं यानी 1.5 लाख, वो तो हर महीने फिक्स्ड रहेंगे। मार्केटिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड, ये तो हर महीने फिक्स्ड रहेंगे। 1.5 लाख तो हर महीने 1.5 लाख ही रहेंगे। लेकिन जो वेरिएबल है इनका हमें कोई रिलेशन देखना पड़ेगा। रिलेशन कैसे देखना पड़ेगा, देख लेते हैं कि सेल्स अक्टूबर की थी कितनी। अक्टूबर की सेल्स कितनी थी? तो अक्टूबर की सेल्स, वेरिएबल एक्सपेंसेस थे 150, सेल्स थी 75, तो कितने परसेंट हुआ? 2%। तो हर महीने की सेल्स का 2%, तो इसको हम हर महीने की सेल्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 2% आ जाएगा। अक्टूबर में है ये 150, नवंबर की सेल्स है 9900, इसका 2%। दिसंबर की सेल है 10,890, इसका 2%, 21। ये वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस, ठीक है, ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस थे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट था एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस सितंबर के 2 लाख थे, और हर महीने ये 2% बढ़ते जाएंगे। और ये पे कब होते हैं? हर महीने पे हो जाते होंगे। तो जो सितंबर में 2 लाख थे, अक्टूबर में कितने होंगे? 2 लाख से कितना ज्यादा? 2%। तो इसके लिए हम फार्मूला बना देते हैं, जो कि बजटिंग में आपको काफी ज्यादा देखा हुआ मिलेगा। लास्ट मंथ की सेल इंटू 1.02, यानी पिछले महीने की सेल, लास्ट मंथ सेल नहीं, सॉरी, लास्ट मंथ एक्सपेंस, उसको 2% हम बढ़ाते जाएंगे, 1.02 करते जाएंगे। तो सितंबर वाले को 1.0 करेंगे तो अक्टूबर का एक्सपेंस निकलेगा कितना? मैंने लास्ट मंथ एलएम एक्सपेंस लिखा हुआ है 204, इसको 1.02 करेंगे तो नंबर आ जाएगा, इसको 1.02 करेंगे तो ये आ जाएगा। ये एडमिन एक्सपेंसेस हो गए। नहीं नहीं, अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग का स्प्रिंग 20 का सवाल, प्रोसेस कॉस्टिंग स्प्रिंग 20 का सवाल, ये आपका होमवर्क है। सोल्यूशन आ गया हुआ है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 था, ये आपका होमवर्क है। ये जो हमने एक सवाल किया था ओशियानिक केमिकल सिग्मा बीटा थीटा, फिर उसका एक एडवांस वर्जन मैंने होमवर्क दिया था ऑटम 17, ये उसका भी एडवांस वर्जन है। ये करके आइएगा, स्प्रिंग 20 क्वेश्चन नंबर 5, ये होमवर्क आपका, ये करके आइएगा। और एक बजटिंग का इसके अलग होमवर्क है, उसके अलावा है, लेकिन बजटिंग का आसान सवाल होमवर्क होगा। अच्छा, लेकिन ये तो मैंने अभी अगली क्लास में डिस्कस कर लेना। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 का कुछ भी नहीं करना, डेप्रिसिएशन का कैश ताल्लुक नहीं है, लेकिन पॉइंट नंबर 8 का करना है। पॉइंट नंबर 8 क्या था? ऑफिस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू 5 लाख, और इसको रिप्लेस कर रहे थे एक नए एसेट के साथ, और हमने चूंकि कैश बजट बनाना है तो हमें देखना है कि पूरी ट्रांजैक्शन में कैश कितना है। तो ट्रेड एंड अलाउंस एडजस्ट करने के बाद बाकी कैश है, तो किसमें से बाकी? 2 मिलियन का नया है, 3 लाख ट्रेड एंड अलाउंस एडजस्ट करने के बाद बाकी कैश है, कितना बाकी? किसमें से बाकी? 2 मिलियन में से बाकी। 2 मिलियन नए इक्विपमेंट की कॉस्ट है, और ट्रेड से बाकी। 2 मिलियन नए इक्विपमेंट की कॉस्ट है, और ट्रेड एंड अलाउंस होता है जितना पुराना एडजस्ट हो रहा होता है, वो 3 लाख है, तो बाकी कैश है, तो बाकी 17 लाख कैश है। तो इक्विपमेंट के लिए 17 लाख कैश देना पड़ा। और ये किस कॉलम में आएगा? कब खरीदेंगे हम ये इक्विपमेंट? इक्विपमेंट कब खरीदेंगे हम? अक्टूबर। ये 31 अक्टूबर को रिप्लेस होगा, तो हमें फिर अक्टूबर वाले कॉलम में इसको आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा, 17 लाख। ये हो जाएगा पेमेंट्स का टोटल, कर ही दें बल्कि। एट 3 2 4 इसका 8 2 3, ये हो गए आउटफ्लोज। इनफ्लोज और आउटफ्लोज का नेट टोटल होगा, नेट कैश, इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड होगा, तो क्लोजिंग आंसर आ जाएगा। ये कैश बजट हो जाएगा, इनका नेट, उसमें ओपनिंग और फिर क्लोजिंग, इनफ्लोज आउटफ्लोज के नेट को। क्यों? तो पहले पढ़ा होता है ना, वो इस्तेमाल हो जाएगा, नेट कैश आउटफ्लो होगा वो, ये हो जाएगा कैश बजट। ये इस सवाल का पार्ट ए था। अच्छा, एक सवाल आसान होमवर्क दे रहा हूँ, एक सवाल आसान वाला होमवर्क दे रहा हूँ, वो है पैक की बुक में क्लास वर्क 12, पैक की बुक में ये क्लास वर्क 12 था,
जिंक लिमिटेड के नाम से, क्लास पर 12 जिंक लिमिटेड। ये 5 पेपर का ही सवाल था। राइस की बुक में देखना है, मेरा ख्याल है शायद स्प्रिंग 2010 का होगा शायद, जिंक लिमिटेड। आई क्या क्वेश्चन वाले सेक्शन में भी हो सकता है। जिंक लिमिटेड ZL इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग बिजनेस। 5 महीने की सेल देनी है, स्प्रिंग 12 का ना, ठीक ठीक है सही है। अच्छा उसमें से पढ़ना जरा पॉइंट नंबर 4 में लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, 50% ऑफ द परचेज प्राइस वाज एग्रीड। हाँ अच्छा ठीक है, इसके सॉल्यूशन क्या है ना, प्लांट मशीनरी के सामने क्या लिखा हुआ है, प्लांट मशीनरी के सामने पैकिंग मशीनरी 4 लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। अच्छा ये होमवर्क है आपका, क्लास पर 12 है की बुक में, जिंक लिमिटेड राइस की बुक में है, पेज 409 पे क्वेश्चन नंबर 9 जिंक लिमिटेड राइस की बुक में है, और इसका सॉल्यूशन राइस की बुक में सही है। इसका सॉल्यूशन राइस की बुक में सही है। जो लोग पैक की बुक में देख रहे होंगे, इसके सॉल्यूशन के अंदर पैकिंग मशीनरी के सामने मार्च में 3000 लिखा हुआ है, अप्रैल में 3000 लिखा हुआ है। सही ये है कि मार्च में 4000 आएगा और अप्रैल में 2000 आएगा, उसके मुताबिक फिर आगे फिगर्स टोटल वगैरह चेंज कर लीजिएगा। राइस की बुक में सही है। और आई कैप की पुराना क्वेश्चन बैंक जिसके पास है उसमें भी ये सवाल था, उसमें 8.10 था, उसमें भी सॉल्यूशन गलत था, ये जो मैंने गलती बताई आपको। और जिनके पास पैक की नई बुक है आई कैप की, सॉरी जिंक लिमिटेड, इसमें ये सवाल पेज 300 पे, पेज 300 एग्जांपल नंबर 9 है, जिंक लिमिटेड। तो ये चारों से मैंने आपको लोकेशन बता दी है इसकी। और राइस की बुक में सॉल्यूशन ठीक है, आई कैप वाले में इसका सॉल्यूशन गलत था, और आई कैप की नई बुक में भी गलत का गलत लिखा हुआ है। ये सवाल एक होमवर्क है, और ये आसान है सवाल, जितने सवाल अब तक किए हैं आसान सवाल है, ये आपसे होना चाहिए। ये करके आइएगा। और साथ मैंने स्प्रिंग 20 का प्रोसेस वाला क्वेश्चन नंबर 5 था, ये वो जो ऑटम 17 किया था ना, J101 202, ये उसका भी एडवांस था। अगर आप वैसे तो कोशिश करें कि सवाल करें, फिर भी अगर मुश्किल हो रही हो ना तो सॉल्यूशन को अच्छी तरह समझने की कोशिश पूरी करना। मैं फिर डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करके आना है। सवाल मुश्किल था, मैंने बताया सिग्मा बीटा का अगला लेवल ऑटम 17 था, उससे भी अगला लेवल ये सवाल था। और एक बजटिंग का आसान सवाल होमवर्क दिया है, ये जिंक लिमिटेड, ये करके आइएगा। फिर ना मैं आपको कल, जब आप कल कराएंगे इसको, तो मैं ट्रेडिंग बिजनेस का एक और सवाल होमवर्क दूंगा। एक सवाल आपको मैं होमवर्क दूंगा और एक जमाने डिस्कस करके वो हस्बे तौफीक के लिए छोड़ दूंगा। ट्रेडिंग बिजनेस बहुत है, दोबारा सुनिए। ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल मैंने खुद बना के कराया, परसों एक 5 पेपर का सवाल कराया, एक ये हो गया 3, एक आपको होमवर्क दे रहा हूं 4, एक कल होमवर्क दूंगा 5। और एक और ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल जो कि बहुत ही अजीब सा सवाल था, और सवाल बनाने वाले ने भी पता नहीं क्या सवाल बनाया था, वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसलिए सॉल्यूशन देके करने के लिए दूंगा हस्बे तौफीक, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि पीछे पूछे मुश्किल सवाल जो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता वो आगे रिपीट हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है। तो इस रिस्क को कवर करने के लिए मैं वो सवाल आपको सॉल्यूशन दूंगा गाइड करके, जबानी जो मुश्किल है फिर सॉल्यूशन दे दूंगा, हस्बे तौफीक जिसने करना वो अपनी मदद आपके साथ कर लेना, वरना वो सवाल बहुत अजीब सा है। एक सवाल खुद बना के कराया था, एक वो स्कूल हॉस्पिटल वाला कराया, एक ये सवाल कराया 3, एक अभी आज होमवर्क दिया 4 ये ट्रेडिंग बिजनेस के बजट वाले सवाल हो गए, एक कल होमवर्क दूंगा 5, ये प्रॉपर प्रैक्टिस हो गई। छठा सवाल हस्बे तौफीक दूंगा, बस कर लिया तो ठीक है, नहीं तो दफा करना। ट्रेडिंग बिजनेस काफी है, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे जाने लगा हूं। हम लोग कैश बजट पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस इनफ है, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे आने लगा हूं। कैश बजट की हेडिंग दी थी सबसे पहले, फिर मैंने आपसे कहा था एक और हेडिंग दे दें ट्रेडिंग बिजनेस, तो अब आप हेडिंग दे दीजिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस की जैसी हेडिंग दी थी ना, तो अब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की हेडिंग दे दें। हम लोग कैश बजट पढ़ रहे हैं, कैश बजट में मैंने ट्रेडिंग बिजनेस की प्रैक्टिस कराई थी, और ट्रेडिंग बिजनेस के सवाल 3 करा दिए, एक होमवर्क दे दिया, एक कल होमवर्क दूंगा, एक और हस्बे तौफीक दूंगा। इतनी प्रैक्टिस ट्रेडिंग बिजनेस की बहुत है। अब मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे आने लगा हूं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या फर्क है, क्या मुश्किल है, वो आप कहीं आइडिया हो ही जाएगा। जो मेन फर्क है, मेन फर्क वो ये है कि वहां पर पेमेंट क्रेडिटर्स को होती थी, हम सिर्फ गुड्स खरीदते थे, अब हम गुड्स बनाया करेंगे, तो उसमें मटेरियल खरीदा जाएगा, लेबर के खर्चे होंगे, ओवरहेड के खर्चे होंगे। यानी पहले जो सिर्फ क्रेडिटर्स को पेमेंट होती थी, अब मटेरियल के क्रेडिटर को पेमेंट भी होंगी, लेबर का खर्चा भी होगा, ओवरहेड का खर्चा भी होगा। हो सकता है सवाल वाला लेबर और ओवरहेड को मिलाकर कन्वर्जन कह दे, जैसे प्रोसेस में करते रहे। तो पहले हम लोग बस गुड्स खरीदते थे, तो गुड्स के ही सप्लाई को पेमेंट होती थी, अब हम गुड्स बनाया करेंगे, और उन गुड्स को बनाते हुए मटेरियल का खर्चा हुआ करेगा, लेबर और ओवरहेड का खर्चा हुआ करेगा। तो पेमेंट्स मटेरियल के क्रेडिटर्स को होंगी, लेबर के वर्कर्स को होंगी, और ओवरहेड की पेमेंट्स होंगी। बहरहाल ये प्रैक्टिस से आप लोगों को आइडिया होता जाएगा। फिर इस सवाल के अंदर स्टॉक्स, फिनिश गुड्स के अलावा रॉ मटेरियल के भी स्टॉक्स हो सकते हैं, वर्क इन प्रोसेस के भी स्टॉक्स हो सकते हैं। तो अब इसमें काम फैल जाएगा। पहले तो एक आपकी ही अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, बस ऐसी टेस्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी रिवीजन, थोड़ा सा रिफ्रेशर, मैं आप ही से एक सवाल पूछ रहा हूं, आप ही करेंगे वो सवाल अभी। लेकिन सवाल सेल्स फॉर द मंथ, सेल्स फॉर द मंथ, बल्कि सेल्स फॉर द मंथ की बजाय ऐसे लिख लें, मई और जून सेल्स 120,000 और 150,000, ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग रॉ मटेरियल और क्लोजिंग रॉ मटेरियल,
10,000 और 12,000, 12,000 और 13,500, 6,000 और 9,000, 9,000 और 6,800। ये इन 2 महीनों की कुछ इन्फॉर्मेशन है। इतना लिखे, फिर उसके बाद आगे बताता हूँ। ये लिखिए, इसके बाद लिखिए और गुड्स आर सोल्ड, ऑल गुड्स आर सोल्ड एट अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%, 25%। इसके बाद लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कंप्राइजेज ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कह लें या कॉस्ट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह लें, बेहतर है कॉस्ट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह लें, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इस सवाल में वर्किंग प्रोसेस नहीं डाला मैंने, ये वो भी डाल दूं, वर्किंग प्रोसेस भी डाल देता हूं, वर्किंग प्रोसेस भी डाल देते हैं, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, ज्यादा मजे का सवाल हो जाएगा। 8,000 और 8,700, 8,700 और 11,000, ये ले ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी लिख दिया मैंने। अब अगला सेंटेंस जो लिखवा रहा था, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ 70% डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 20% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ 70% डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 20% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और 10% एफओएच। Forty percent of raw material purchases are paid in same month and 60% in next month. अच्छा, कैश बजट का ना पिछले 1.5 साल से सवाल नहीं आया। बजट इनकम स्टेटमेंट आ रही है, 2018 ऑटम में आया था, उसके बाद स्प्रिंग 19, ऑटम 19, स्प्रिंग 20, कैश बजट नहीं आया, बजट इनकम स्टेटमेंट आ रही है। क्या लिखा है आपसे रिकॉर्ड है, गौर करें। इसमें मैं फॉर्मूले लिख के दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लिख के दे रहा, पहले आप खुद ही ट्राई करें। ये आप इसमें एफआर का नॉलेज लगा सकते हैं, इसमें आपने कॉस्ट अकाउंटिंग जितनी सीखी है वो नॉलेज लगा सकते हैं, उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग जो कुछ भी है, यानी आपको सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल, इनका आपस में जो भी कनेक्शन आपको समझ आता है, पता मैं जो फॉर्मूले लिख के दूंगा वो नए नहीं होंगे, आपने पढ़ा हुआ है पहले, लेकिन बस मैं चाह रहा हूं कि पहले अपने इल्म से अपनी कोशिश कर रहे हैं, टकरे मारे जैसे मर्जी करें। रिक्वायर्ड है अगर हम जून का कैश बजट बना रहे हो, जून का, तो उसमें पेमेंट टू सप्लायर कितना आएगा, ये जो रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं, रॉ मटेरियल के जो क्रेडिटर्स हैं, उनकी पेमेंट कितनी आएगी, ये निकाल दें। जून के महीने में हमने मटेरियल के सप्लायर को कितनी पेमेंट्स की हैं, वो फिगर निकाल दें आप, करें। नहीं अमाउंट है, ये सारे रुपीस हैं, ये सारी रुपीस हैं।
बिल्कुल सही निकाला हुआ यार, सही कौन सी हाँ जी डन, हाँ जी आप लोग भी डन। चलिए पहले आपको फॉर्मेट बताता हूँ जो आप लोगों ने शायद भुला दिया हो। काम के लगे तो जरूर नोट करिएगा। ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक तो ये रिलेशन याद रखें, एक तो ये रिलेशन याद रखें। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस परचेजेस नहीं होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगा। एक तो ये रिलेशन काम आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? नहीं, ये होगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो जो आंसर आएगा ये होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये एफआर 1 में आपने पढ़ा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के तौर पे। ये तीनों टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस, ये होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब यहां से हम वापस चलते हैं प्रोसेस अकाउंट में। हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर आप ये चीज ये इसकी बजाय, ये तो एफआर 1 वाला लिख दिया ना मैंने, अगर आप इसकी बजाय प्रोसेस अकाउंट याद रख लें ये ज्यादा बेहतर हो जाएगी बात। क्या था? ओपनिंग था, डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर, एफओएच था, ये एफआर 1 वाला था। ये कॉस्ट के आप ये याद रखें क्योंकि इसमें ना फिर और चीजें भी आनी चाहिए थी। अब आप ये ज्यादा पढ़ चुके हैं इसलिए इसको याद रख लेते हैं। और है प्रोसेस अकाउंट पढ़ के आए यार, अभी ये रिवाइज नहीं किया, प्रोसेस पूरा कर लिया लेक्चर के नहीं। इसमें यहां पर ट्रांसफर आउट पढ़ा था हमने, फिर उसके अलावा एबनॉर्मल लॉस था, नॉर्मल लॉस था, क्लोजिंग बैलेंस था, एबनॉर्मल गेन था, ये पढ़ा ना सारा कुछ, ये पढ़ा है। असल में ये ट्रांसफर आउट क्या था? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये यहां आएगी, और ये सारा क्या है? ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग, क्लोजिंग, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इन तीन से क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें से कुछ नया नहीं बताया मैंने, सब पढ़ा हुआ है पहले। ये काफी है, ये काफी था, लेकिन तब हमने एबनॉर्मल लॉस वो सब नहीं पढ़ा हुआ था ना, इसलिए इसकी वजह ये कर लेते हैं, वरना ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। ये फिर हमने पढ़ के आए, लेकिन बेहतर है कि ये कर लें। अच्छा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है कि परचेज्ड है? कंज्यूम्ड है। ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेजेस, रॉ मटेरियल परचेजेस, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कह लें, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कह लें। ये मैंने सामने इस वक्त आपके ये वो फॉर्मेट लिखे हैं जो आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, कुछ एफआर 1 में, बाकी कॉस्ट में। ये सब मैंने को बहुत अनोखी बातें नहीं बताई, सब आपने पढ़ा हुआ है। इन चारों फॉर्मेट पे गौर कर लें, और कोई एतराज है तो पूछें। ठीक है, अब इस सवाल पे आते हैं। हमें चाहिए मटेरियल के क्रेडिटर्स की पेमेंट्स। आपको सेल्स दी हुई है, पहले सेल्स है
कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक आएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस दिया हुआ है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक आएंगे, फिर मैंने कहा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 70% मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तक आएंगे, फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पता चल गई, ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल पता है, फिर परचेजेस तक आएंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के मसले हैं। पहले हम क्या करते थे, सेल से कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल से परचेजेस। अब सेल से कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम से परचेजेस। ये मेन मुश्किलें हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। चलिए देखते हैं सही किया कि नहीं किया। मई और जून की कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी, ये तो सेल पे जीपी लगा के निकल आएगा, कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स, $90,000। ये हो गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें अगर हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऐड कर दें, ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस कर दें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक पहुंच जाएंगे। क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं 12,000 और 13,500, ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं 10,000 और 12,000। यहाँ से पहुंचेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक। कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का ताल्लुक है ना, तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक पहुंचेंगे। क्योंकि उल्टा चल रहे हैं इसलिए क्लोजिंग ऐड और ओपनिंग लेस कर दें। कितना, 92,000 141। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से वापस कहाँ जाएंगे। अब जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर पता चल गई, यहाँ से अगर हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस कर लें, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 8700 और 11,000, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 8,000 और 8700, तो यहाँ से पहुँच सकते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ना होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती। कितना, 92,700 अच्छा, परचेजेस तक जाना है रॉ मटेरियल। अब यहाँ से कहाँ चलूँ, इसका 70% लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कितना, 92,700 का 70%, 64,890, 81,410। परचेजेस तक कैसे पहुँचूँ, क्लोजिंग रॉ मटेरियल ऐड कर लेते हैं और ओपनिंग रॉ मटेरियल लेस कर लेते हैं। क्लोजिंग रॉ मटेरियल है 9,000 और 6,800, ओपनिंग रॉ मटेरियल है 6,000 और 9,000, तो परचेजेस निकल आएंगी 67,890 और 79,210। तो पूछा मैंने ये था कि जून की पेमेंट्स, जून में पेमेंट कौन सी होंगी, 40% सेम मंथ वाली और 60% नेक्स्ट मंथ। तो जून में 40% तो जून वाला ही आएगा 3/1 और 60% मई वाला आएगा 4/0। ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी। 7/2 सही था, गलत गलत, आप लोग भी देख लें कितना सही था। और मैंने इसमें क्या है जो बहुत नई चीज बताई, सब आपने पढ़ा हुआ है। टेस्ट आपको इसलिए किया था कि आपके पढ़े हुए नॉलेज में से ही अगर कुछ नई चीज पूछी जा रही है जो है आपके पढ़े हुए में से ही, तो अपने पढ़े हुए को अप्लाई करें। मैंने इसमें कुछ नहीं बताया, ये सारा कुछ पढ़ा आपने। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के मसले हैं।
तो मैंने शुरू की थी क्लास। चलिए क्लास इतनी काफ़ी है, क्योंकि इसका जो सवाल मैंने कराना है ना मैनिफेस्टेशन का, वो काफ़ी लेंथी है, तो वो बीच में फिर आप छोड़ना जो है ना वो सही नहीं है। तो इसको बस इतना ही एंड करते हैं, आज वाली क्लास इतनी काफ़ी है। सही बुखारी में रिवायत है, सालिम बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे इस हाल में कि वो अपने भाई को हया के बारे में वाज़ कर रहा था। इसका मतलब ये है कि एक शख्स था, उसका भाई जो है वो शर्माता रहता था और मतलब वो उस भाई को कहता यार क्या तू बड़ा हो जा, तुम शर्माते ही रहते हो, ऐसे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो वो अपने भाई को हया के बारे में वाज़ कर रहा था। तो आप ने उस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पे रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। इसको इसके हाल पे रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का एक हिस्सा है। हमारे ना घरों के अंदर एक रिवाज है, आप शायद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो। कुछ वालिदैन का ये कहना है कि इसको बाजार में निकलने दो, इसको लोगों में दुनिया में धक्के खाने दो। वो बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते कि जो उनकी औलाद है वो किन लोगों में उठ बैठ रही है। उनका ख्याल है कि पूरी ठोकरें खाएगा तो सीखेगा, सब घाट-घाट का पानी पिएगा तो अंदाजा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस तरह से ना अनअटेंडेड, अनसुपरवाइज्ड छोड़ने से बहुत चांसेस हैं। आपने अगर इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, मैंने तो किया है कि जब इंसान कुछ ऐसे लोगों में उठता बैठता है जो खराब गुफ्तगू है, खराब बातें हैं, गंदगी है, सिर्फ इस वजह से कि कॉन्फिडेंट हो जाएगा, बाहर निकलेगा, लोगों में उठे बैठेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस देने के कंट्रोल तरीके होते हैं। तो कुछ घरों के अंदर ये हालात हैं कि बच्चे को खुला छोड़ दिया जाता है, बाजार गली में बैठा हुआ दोस्तों के साथ, तो पूरा खुला हुआ है, वो सीख जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उसमें बेहयाई आ जाएगी। कॉन्फिडेंस तो आएगा, बेहयाई आ जाएगी, लोगों को हया करना छोड़ देगा। तो जब हया करना छोड़ देगा तो फिर खराबियों की तरफ चला जाएगा। कुछ वालिदैन जो बच्चों को बहुत रोक के संभाल के रखते थे, बगैर वजह के बाहर नहीं जाना, बाहर के दोस्तों में उठना बैठना नहीं है, सो कॉल्ड वो बच्चे मम्मी डैडी रह जाते थे, लेकिन उनमें हया होती है। तो हया ईमान का हिस्सा है। तो जितना एक शख्स अपने भाई को सिखा रहा था यार क्या तुम हया करते रहते हो, तो आज तुमने उससे फरमाया कि इसको इसके हाल पे रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का हिस्सा है। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।